हेलो नमस्कार। मैं चंद्रप्रकाश घारू। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी पार्ट थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी की नेक्स्ट क्लास। इसमें हमने लास्ट क्लास में चक्रण युग्मन या स्पिन स्पिन स्प्लिटिंग या स्पिन स्पिन कपलिंग या विपाटन की बात की थी। हमने देखा था कि एक सिग्नल जो है वो अपने एडजेसेंट कार्बन पर जो अतुल्य प्रोटॉन है या नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है उनके प्रभाव में उसका सिग्नल स्प्लिट हो जाता है या विपाटित हो जाता है। विपाटन का कारण क्या है? दोनों समीपवर्ती कार्बन पर जो उपस्थित प्रोटॉन अतुल्य प्रोटॉन है उनके नाभिकीय चक्रण में युग्मन के कारण ये विपाटन आपको देखने को मिलता है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया था जिसके अंदर दो एडजेसेंट कार्बन थे और उसके अंदर हमने देखा था कि एक कार्बन पर एक प्रोटॉन है जबकि दूसरे कार्बन के ऊपर दो अतुल्य प्रोटॉन उपस्थित है। अब इन प्रोटॉनों के नाभिकीय चक्रण के बीच में युग्मन होता है और युग्मन के कारण HA या सिंगल प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो दो प्रोटॉनों के कारण एक ट्रिपलेट के अंदर स्प्लिट हो जाता है और दो प्रोटॉनों का जो सिग्नल है वो एडजेसेंट कार्बन पर एक अतुल्य प्रोटॉन के कारण एक डबलेट के अंदर या द्विक के अंदर स्प्लिट हो जाता है। तो ये कंप्लीट डिस्कशन स्प्लिटिंग जो है वो हमने डिस्कस की थी और हमने कहा था कि ये जो युग्मन हो रहा है ये स्पेस के थ्रू नहीं होकर इंटरवीनिंग इलेक्ट्रॉनों के थ्रू होता है। दोनों प्रोटॉनों के बीच में जो बंधित इलेक्ट्रॉन है उनके थ्रू ये स्प्लिटिंग या विपाटन होता है। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं जिसके अंदर एक कार्बन के ऊपर एक प्रोटॉन है जबकि उसके समीपवर्ती कार्बन के ऊपर आपको तीन प्रोटॉन देखने को मिल रहे हैं। इन प्रोटॉनों का सिग्नल जो है जैसे कि एक कार्बन के प्रोटॉन के सिग्नल का जो विपाटन है वो तीन प्रोटॉनों के कारण हो रहा है। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटी है कि ये तीनों प्रोटॉन यहाँ पर नाभिकीय चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में हो सकते हैं, जिसमें पहली पॉसिबिलिटी आ रही है जिसमें तीनों एरो ऊपर की तरफ दिखाए गए हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी के अंदर हमने देखा था कि कोई दो प्रोटॉन जो है बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो और एक प्रोटॉन के नाभिकीय जो चक्रण है वो उसका बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करे। इस स्थिति में तीन परिस्थितियां होती है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि पहले दो प्रोटॉन जो है वो अलाइंग हो, एक अपोज हो, पहला अलाइंग हो, दूसरा अपोज हो, तीसरा अलाइंग हो। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि पहला अपोज करे और बाकी के दो जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो। इसी तरह का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है कि दो अपोज करे और एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अलाइंग हो। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें आपको दिखाया गया है दो एरो नीचे हैं और एक ऊपर है। ये क्या दर्शा रहा है? दो प्रोटॉनों का नाभिकीय चक्रण जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का विरोध कर रहा है जबकि एक का जो है वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है। तो इस तरह से तीन पॉसिबिलिटीज़ जो है यहाँ पर भी दिखाई गई है। अंतिम पॉसिबिलिटी क्या है कि तीनों ही प्रोटॉनों का नाभिकीय चक्रण बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करे या उसका विरोध करे। तो इस तरह से यहाँ पे चार डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ है। इसके कारण आपको एक क्वाड्रेट मिलेगा जिसका रेशो देखिए एक के कारण छोटी पीक आ रही है। दूसरी जो पॉसिबिलिटी है उसके अंदर तीन संयोग बन रहे हैं, तीन कॉम्बिनेशन है। इस कारण से इसकी पीक इसके रिस्पेक्ट में 3 गुना बड़ी होगी। उसी तरह से आपका जो तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरा उसके अंदर भी तीन कॉम्बिनेशन आपको मिल रहे हैं, इस कारण से पीक बड़ी होगी। तो इस तरह से आप देखते हैं कि इस क्वाड्रेट की पीक का जो रेशो है वो 1:3:3:1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम सिग्नल के विपाटन तथा उसके जो पीक आ रही है, जो फाइन पीक आ रही है, जो स्प्लिटेड पीक आ रही है, उनका रेशो जो है हम आसानी से नाभिक चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में विपाटन के कॉन्सेप्ट के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब
हर बार इतनी सारी कई सारे क्वार्टेट बनते हैं, क्विंटेट बन सकता है, सेक्सटेट बन सकता है, ऑक्टेट बन सकता है। उस कैटेगरी के अंदर आप इतनी सारी पॉसिबिलिटीज़ जो है उसको करना पेपर के ऊपर थोड़ा मेहनत का काम हो सकता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा। इसके लिए ये जो सिग्नल है, सिग्नल की संख्या और फिर उनकी जो पीक का रेशो है उसको हम अलग तरीके से भी निकाल सकते हैं, जिसको आगे हमने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे सिग्नल का जो रेशो है n प्लस सिग्नल की संख्या जो है वो n+1 नियम के द्वारा भी हम निकाल सकते हैं। n प्लस स्मॉल n प्लस n, स्मॉल n प्लस 1। तो स्मॉल n यहाँ पर क्या है, एडजेसेंट कार्बन, समीपवर्ती कार्बन पर अतुल्य प्रोटॉनों की संख्या है। तो इसके आधार पर आप क्या पता n यानी कि जितने समीपवर्ती कार्बन है उससे एक ज़्यादा की संख्या में आपका सिग्नल जो है वो स्प्लिट होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा एग्जांपल जो हमने पहले डिस्कस किया था 112 ट्राइब्रोमो प्रोटोन, ट्राइब्रोमो एथीन, इसके अंदर हमने देखा था कि सिग्नल जो है जैसे एक कार्बन का सिग्नल समीपवर्ती दो प्रोटोनों के सिग्नल से स्प्लिट हो रहा था, तो 2+1 यानी कि ट्रिपलेट बन जाएगा। इसी तरह से दो कार्बन का दो हाइड्रोजन या दो प्रोटोनों का जो सिग्नल है वो एक प्रोटोन के कारण स्प्लिट हो रहा था, इस कारण से 1+1 एक डबलेट के फॉर्म में हमें वो प्राप्त हो रहा था। n+1 रूल के थ्रू आप आसानी से किसी भी सिग्नल में किसी भी NMR स्पेक्ट्रा के अंदर किसी भी सिग्नल का जो विपाटन हो रहा है उस विपाटित सिग्नल के अंदर पीक्स की संख्या या अपन कहें शिखरों की जो संख्या है उसको आसानी से आप बता सकते हैं। तो इस तरह से ये एक आसान तरीका है जिसकी सहायता से हम स्प्लिटिंग पैटर्न जो है उसको इजी वे के अंदर एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक एग्ज़ाम्पल जो है हमने लिया, उसको हमने देखा। अब यहाँ पे एक और टर्म है कि अगर हमें रेशो निकालना है, पीक का रेशो निकालना है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है 1+x होल रेज टू पावर n। अगेन यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन एंड ऑन एडजेसेंट कार्बन, निकटवर्ती कार्बन पर अतुल्य प्रोटोनों की संख्या को ये अगेन डिनोट कर रहा है। तो इसकी सहायता से देखिए कि यदि प्रोटोनों की संख्या कितनी है, एडजेसेंट कार्बन पर 2 है, तो 1+x की पावर होल पावर 2। तो हमारे पास इसको जब हम ओपन करते हैं तो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन जो प्राप्त होता है वो क्या है, 1+2x + x²। इसका रेशो तो 1:2:1। तो यहाँ पे आसानी से हम रेशो जो है वो किसी भी पीक का रेशो जो है इस फॉर्मूला के थ्रू निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो डबलेट प्राप्त हो रहा है, तो डबलेट के अंदर 1+1 के कारण दो पीक का एक सिग्नल आपको मिलेगा, दो शिखरों का एक सिग्नल आपको मिलेगा। अब इसके अंदर 1+x रेशो यदि निकालें तो 1+x की पावर 1, तो यहाँ से 1:1 आपका जो रिलेशन जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड के अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न को हम ज्ञात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला दैट इज़ n+1 एंड उनका रेशो जो निकालना है उसको हम निकाल सकते हैं 1+x रेज़ टू पावर n। तो इस तरह से ये जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है वो मैंने आगे फिर अगला एग्जांपल जो हमने लिया था CH3CH2Br यानी कि इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड के अंदर हम देखते हैं कि हमारा जो सिग्नल है, 3 प्रोटोनों का सिग्नल दो अतुल्य प्रोटोनों के कारण स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पे दो प्रोटोनों के कारण स्प्लिट हो रहा है, तो 2+1 यानी कि एक ट्रिपलेट आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से जो मैथिलीन प्रोटोन 2 है उनका सिग्नल 3 मिथाइल प्रोटोनों के कारण स्प्लिट हो रहा है, तो 3+1 दैट इज इक्वल टू 4 एक क्वार्टेट आपको प्राप्त होगा। अब इन क्वार्टेट का सिग्नल रेशो जो है वो 1+x रेज़ टू पावर n की सहायता से आप जो है उनका रेशो जो है वो निकाल सकते हैं। तो रेशो हमको यहाँ पर इस रिलेशन के थ्रू एक ट्रिपलेट का जो रेशो प्राप्त हो रहा है 1:2:1 प्राप्त हो रहा है, जबकि जो क्वार्टेट है उसका रेशो हमको
1:3:3:1 के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से हम एरो मॉडल की सहायता से रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। 1+x⁴n रिलेशन की सहायता से भी रेशियो प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है, दैट इज़ वेरी इजी मेथड, दैट इज़ पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल की सहायता से भी किसी मल्टीप्लेट में शिखरों का जो रेशियो है वो प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे आपको एक पास्कल ट्रायंगल दिखाया गया है। जैसे सिंगलेट में मैंने 1 लिखा है, डबलेट के अंदर 1:1 लिखा है, ट्रिपलेट में 1:2:1 लिखा है। तो अब जैसे कि आप क्वाड्रेट प्राप्त हो रहा है तो आप क्या करेंगे, 1 आगे पीछे होंगे, फिर आप बीच की संख्याओं को जोड़ देंगे तो आपको इस तरह से एक पास्कल ट्रायंगल जो है वो आप बना सकते हैं। और पास्कल ट्रायंगल की सहायता से आप याद भी रख सकते हैं और पास्कल ट्रायंगल की सहायता से आप बना के भी उसको इजीली जो है सिग्नल में, किसी विपाटित सिग्नल में पीक जो आ रही है उनका रेशियो आसानी से पता किया जा सकता है। तो ये जो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में आपको कार्बन स्केलेटन के साथ जुड़े हुए प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस तरह से सिग्नल स्प्लिट हो रहे हैं और स्प्लिटेड प्रोटॉन का जो सिग्नल रेशियो आ रहा है उसकी सहायता से हम कार्बन स्केलेटन के ऊपर प्रोटॉनों की जो संख्या है उसको पता लगा सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। फिर और एग्जाम्पल कुछ मैंने डिस्कस किए हैं, उसको आपको देखना है कि किस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग पैटर्न प्राप्त हो रहा है। जैसे कि 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन के अंदर आप देखते हैं कि टोटल 6 मिथाइल प्रोटॉन उपस्थित हैं और टोटल इनका एक रेशियो, एक सिग्नल प्राप्त होगा। और एक जो सेकेंडरी प्रोटॉन है उसका एक सेकेंडरी प्रोटॉन का एक जो है सिग्नल आपको प्राप्त होगा। तो टोटल 2 सिग्नल आपको प्राप्त होंगे। अब इन 2 सिग्नल प्राप्त होने के बाद आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग पैटर्न आपको ज्ञात करना है। तो एक प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो 6 प्रोटॉनों के कारण स्प्लिट हो रहा है टोटल। तो इस कारण से 6+1 यानी कि एक सेप्टेट आपको सिग्नल के रूप में मिलेगा। इसी तरह से आपका जो 6 प्रोटॉनों का सिग्नल है वो केवल एक प्रोटॉन के कारण स्प्लिट हो रहा है, इस कारण से 1+1 यानी कि वो एक डबलेट के रूप में आपको प्राप्त होगा। ऐसा ही एक बहुत इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हमारे पास रहता है और वो है इथाइल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल जो है एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगेन जो है हम 2 कंडीशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन के अंदर पूछी भी जाती है कि प्योर इथाइल अल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रा आप डिस्कस करेंगे। दूसरे केस के अंदर आप क्या करेंगे, हाइड्रस यानी कि जलीय अल्कोहल, जलीय इथाइल अल्कोहल का एनएमआर स्पेक्ट्रा जो है दोनों में डिफरेंस आता है और डिफरेंस का जो कारण है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आपको प्राप्त होता है। तो इथाइल अल्कोहल का जो स्पेक्ट्रा है वो आप देखते हैं कि इथाइल अल्कोहल के अंदर टोटल जो है 3 तरह के प्रोटॉन हैं। 3 तरह के प्रोटॉन कौन कौन से हैं, मिथाइल प्रोटॉन है जिनकी संख्या कितनी है 3, मैथिलीन प्रोटॉन है जिनकी संख्या कितनी है 2, और एक हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन जो है उसकी संख्या कितनी आ रही है, 1 आ रही है। तो टोटल यहाँ पे आपको 3 प्रकार की सिग्नल मिलेंगे। 3 सिग्नल दोनों ही केस के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो प्योर इथाइल अल्कोहल है चाहे वो हाइड्रस है, जलीय है। लेकिन यहाँ पे स्प्लिटिंग पैटर्न जो है दोनों केस के अंदर डिफर करता है। स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो चेंज हो जाएगा। इस कारण से ये जो एग्जाम्पल है इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इन रिस्पेक्ट टू एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि आपको बहुत इम्पोर्टेंट सूचना देता है कि ये जलीय अल्कोहल है या प्योर अल्कोहल है। और इसका स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो
जब आप देखते हैं कि ये जेली अल्कोहल है तो कुछ और प्राप्त होता है, और प्योर अल्कोहल के केस के अंदर स्प्लिटिंग पैटर्न जो है वो बिल्कुल बदल जाता है। तो इसको भी हम नेक्स्ट क्लास जो है उसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आज हमने जो है स्प्लिटिंग पैटर्न को ही आगे कंटिन्यू किया, और स्प्लिटिंग पैटर्न के अंदर हमने कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश की, और हमने देखा कि किस तरह से रेशो जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम अगेन इथाइल अल्कोहल के एग्जाम्पल के साथ स्प्लिटिंग पैटर्न को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।